भले ही आपका पिगमेंटेशन 10-15 साल क्यों ना पुराना हो, डेफिनेटली आप उस पिगमेंटेशन को कम कर सकते हो। डोंट फॉल फॉर द क्लेम ऑफ फेयरनेस क्रीम। मैं सूरज की रोशनी में नहीं निकलूं तो मुझे पिगमेंटेशन नहीं होगा। इट्स अ मिथ। हमारी होम रेमेडीज जो होती हैं, तो ये लगाने से क्या हमारा हाइपर पिगमेंटेशन ठीक हो जाएंगे? ये आपके काफी नीचे लेयर में रहते हैं स्किन के, तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, तो आपका पिगमेंटेशन कहाँ से कम होगा। इन्हें कैसे ठीक किया जाए? सो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, एक है क्योर, एक है जो आपका केयर। झाइयाँ कहिए, दाग धब्बे कहिए, डार्क स्पॉट्स कहिए, या फिर इनका एक्चुअल नाम है हाइपर पिगमेंटेशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सही मायनों में आप तक पहुंचनी चाहिए, आज वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद नहीं देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं अपने साथ एक खास गेस्ट को लेके आई हूँ जो कि सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आपको सारे आपके सवालों के जवाब आज की पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो अगर ये सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं या आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके मन में आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, एंड हेल्प आउट एवरीवन विद रियल आंसर्स। तो हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में जो है मुझे भी बहुत से व्यूअर्स लिखते रहते हैं, झाइयों का मैम कोई इलाज बताइए, झाइयाँ दही लगाने से जाएंगी या बेसन से जाएंगी, या बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जो मेरी समझ में आता था आज तक मैंने बताया, क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोशनी, और डॉक्टर रोशनी आपके सारे सवालों का जवाब देंगी, क्योंकि ये क्योर सिन के साथ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने हज़ारों हाइपर पिगमेंटेशन के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग फ्रेंड्स, कि ये जो हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ हैं, ये सिर्फ चेहरे पे दाग बन के नहीं आती, बल्कि हमारे मन पे भी दाग लगा देती हैं एंड हमारी मुस्कुराहट भी छीन लेती हैं। ओके डॉक्टर रोशनी, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमें सारे सही जवाब देने वाली हैं। ये झाइयाँ, सबसे पहले तो ये बताइए आखिर है क्या चीज़? सो झाइयाँ, इसको हम लोग हमारे मेडिकल टर्म में इसे हम लोग मेलास्मा कहते हैं। अच्छा। तो ये भी एक हाइपर पिगमेंटेशन का एक फॉर्म ही है। हाँ। ठीक है, तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है इसमें कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट है आपकी झाइयाँ या फिर मेलास्मा। हाँ। उसी तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन में बाकी के भी सारे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि डार्क स्पॉट्स आपने बताया है। हाँ, दाग धब्बे जो अक्सर लोग बोलते रहते हैं। हाँ। करेक्ट। सो दाग धब्बे हो गए हैं, साथ ही साथ में आप सन स्पॉट्स की बात कर लीजिए, फ्रेकल्स की बात कर लीजिए, जो छोटे छोटे काले काले निशान आपके चीक्स पे आ जाते हैं। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आता है। तो अभी आपने बोला कि सन स्पॉट्स जो हैं, तो ये कहा जाता है, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, कि हाइपर पिगमेंटेशन धूप में जाने से हो जाती है। तो धूप में जाने से एक्चुअली होती है क्या? डेफिनेटली येस। एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, उसमें एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है सन एक्सपोजर। तो मतलब हम जाएंगे नहीं धूप में, देन हाउ विल वी गेट अ विटामिन डी? नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेफिनेटली धूप में जाइए, प्लीज़ मेक श्योर कि जो सनस्क्रीन होती है उसे आप लगाइए, टू फिंगर रूल फॉलो कीजिए। एंड अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो आपका विटामिन डी एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो इम्पेयर नहीं होगा। आपको विटामिन डी डेफिनेटली मिलेगा, बट आपके चेहरे पे दाग धब्बे जो हैं वो डेफिनेटली नहीं होंगे। तो चलिए आज से डिटर्मिन कर लें, सबसे पहला पॉइंट, हम सनस्क्रीन लगाना नहीं छोड़ेंगे। 2 फिंगर रूल जो है सबको आजकल पता ही है, सनस्क्रीन लगाएंगे एंड साथ में जो है 3 घंटे पे उसे रिपीट भी करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि हमें डार्क सर्कल्स भी काफ़ी डीप हो जाते हैं कई बार तो होते हैं हल्के से होते हैं, नींद वगैरह नहीं पूरी हुई पता चलते हैं, लेकिन कई बार जो है रह ही जाते हैं, मतलब उसको अच्छा खासा कवरेज लगाओ तो ही कवर होते हैं वो। तो ये भी क्या हाइपर पिगमेंटेशन से कनेक्टेड है कि नहीं? सी, जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं। उसी में से एक रीज़न जो इम्पोर्टेंट है वो है हाइपर पिगमेंटेशन। डेफिनेटली, जैसे कि बहुत सारी आपकी रोज़मर्रा की आदतें होती हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। Yes. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है अगर आप कांस्टेंट रबिंग अपनी आंखों की करोगे। अच्छा। यस, ओके, उसे हम ओके। कहते हैं फ्रिक्शनल मेलानोसिस। मतलब जितनी बार आप वहाँ पे रगड़ोगे अपनी आंखों की स्किन को, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा Yes. मलते हैं आंखों को, जो आंखों को मलते अच्छा। रहते हैं, या फिर आंखों को बार बार आप बहुत ज़्यादा छूते हैं इस मेकअप भी एरिया अगर को। लगा रहे हो और बहुत ज़्यादा उसको अगर आप निकालने के लिए स्क्रबिंग कर रब दोगे, कर आंखों रहे के हो, पास हाँ। रबिंग कर दोगे, तो उसकी वजह से भी जो आपका मेलेनिन का डिपोजिशन होता है वहाँ पे वो बढ़ जाता है। मतलब बड़ा ही नाजुक एरिया होता है ये अंडर आइज वाला, है ना? आपको Right. बहुत जेंटल होना चाहिए जब आप अपने अंडर आई एरिया को ट्रीट करते हो। बी वेरी जेंटल, दैट इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंडली, अंडर आई डार्क सर्कल्स में जो बहुत सारे और भी रीजंस हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे हमने पिगमेंटेशन की बात कर ली है,
उसके अलावा भी जैसे कि कई बार होता है आपके ब्लड वेसल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आंखों के पास पिगमेंटेशन कॉज करने के लिए। अच्छा, मतलब जैसे कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सी जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे कई बार ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन जो रहता है वो आपके अंडर आई एरिया में ये आपके बार बार रबिंग के अलावा भी कोई और कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपके ब्लड वेसल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं साइज में, okay. तो उसके कारण जो आपके ब्लड वेसल्स में आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा, okay, उसकी वजह से अगर आप वहाँ का पिगमेंटेशन देखोगे तो हल्का सा नीला कलर का दिखेगा। हाँ, राइट। तो उस वक्त जो रहता है वो पिगमेंटेशन आपके ब्लड वेसल्स की वजह से, ना कि आपके रबिंग ऑफ योर आईज या फिर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल के कारण नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब सबसे पहली बात ये भी हो गई एक इम्पॉर्टेंट कि हमें जो है हमारे जो अंडर आई एरिया है उसे बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है एकदम। अच्छा, तो अंडर आईज पे भी जो डार्क सर्कल्स होते हैं एक फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन है, लेकिन कई बार हमारी लिप्स के साइड पे, नोज के साइड्स पे कई जगह ऐसे स्पॉट्स या जैसे कहते हैं ना डार्क सा हो जाता है, दाग से दिखने लगते हैं, क्या वो भी हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से? डेफिनेटली येस। जो आपको आपके ओरल कैविटी या फिर आपके लिप्स के बाजू में जो दिखता है उसे हम कहते हैं पेरी ओरल पिगमेंटेशन। सो ये जो पेरी ओरल पिगमेंटेशन होता है इसके भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। आपके जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, अगर जैसे कि अगर आपके फैमिली में आपके मॉम डैड के साइड में था ऑलरेडी ऐसा पिगमेंटेशन, डेफिनेटली आप में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब है ये लेकिन पिगमेंटेशन ही? डेफिनेटली एक पिगमेंटेशन है। वैरायटी होती है क्या, मतलब पिगमेंटेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं? पिगमेंटेशन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने बता दिया डार्क सर्कल्स हो गए, फिर पेरी ओरल पिगमेंटेशन हो गए, फिर आपने झाइयों के बारे में बात किया, मेलास्मा हो गया है, फिर PIH भी होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। सो ये जो PIH होता है इसमें जैसे कि अगर आपके स्किन पे कभी एक्ने आया होगा या फिर कोई रैश रह जाता है तो जब ये हील होता है उसकी वजह से भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन रह जाता है, वो हो गया PIH। फिर एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे सब बातों का एक सार बता दीजिए कि ये ट्रीट हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो सबसे पहला यही आता है मेरे पास हमेशा कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हो आपके पास ऑब्वियसली एक होप रहती है कि जब मैं ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ या शुरू कर रहा हूँ तो ये क्योर होगा। सो जब आप हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बात करते हो इसे डेफिनेटली कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा। सो अगर आप कोई भी स्किन केयर उसको अच्छे से फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। सो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, एक है क्योर, एक है जो आपका केयर। अच्छा, केयर है आपका स्किन केयर जो आपको डेली करना है, सन प्रोटेक्शन, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, ठीक है। एंड जो क्योर आता है उसमें आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट आपको पिगमेंटेशन पे लगाने हैं। वो जो रहेगा वो आपका कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए चलेगा अंडर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। तो ये दोनों ही चीज़ को अगर आप कंबाइन करोगे तो पिगमेंटेशन डेफिनेटली क्यों नहीं क्योर हो सकता है। ओके, तो केयर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। इट वाज सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज करना, फेस वॉश एंड फेस वॉश तो हम करते ही हैं। ठीक है, तो ये तीन सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ खास है भी नहीं, इनमें कोई मेहनत भी नहीं है इतनी, 2 मिनट का काम है, ये कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड येस, अगर आई है पिगमेंटेशन तो उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। यू नो, मुझे पता चला था कि आप भी क्योर स्किन के साथ ही हो, एंड आई हैड कम टू नो कि एक केस ऐसा आया था जहाँ पर एक एज के साथ एक जो लेडी थी उनको आया पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। एंड यू नो, जब ऐसा कुछ भी हमारे चेहरे के साथ होता है तो बहुत अजीब सा लगता है। एक पिंपल आ जाता है छोटा सा, हम कितने मायूस हो जाते हैं। तो चेहरे पे एकदम ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली हमें मेंटली बहुत उस चीज़ का इफेक्ट होता है। तो उनका जब क्योर हो गया और उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि सब बोलते थे अब ये तो उम्र के साथ होगा ही, उम्र के साथ होगा, एक्सेप्ट कर लो इसे, लेकिन शी वॉज सो हैप्पी कि उनका ट्रीट हो गया था ये। एंड आई थिंक उनका मनोबल जो है बहुत बढ़ गया उससे। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा ट्रीट हो गया ये। तो मैं सबको एक होप भी देना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि अगर सही ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा कि डॉक्टर रोशनी ने कहा क्योर एंड केयर दोनों चीज़ें करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। ओके डॉक्टर, टैनिंग के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है मैंने। इनफैक्ट बाहर से बहुत लोग आते हैं, इंडिया अब्रॉड से टैन होने के लिए, गोवा वगैरह जब हम जाते हैं तो देखते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टैनिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन? जब हम टैनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जब आप टैनिंग की बात करते हो तो ये सन एक्सपोजर में यूजुअली आप देखोगे कि गोवा वगैरह अगर आप जाओगे तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं एंड वो अपने बॉडी को टैन करवाना चाहते हैं। सो इंडियंस, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल क्लाइमेट, सो यू हैव अ गुड सन एक्सपोजर ओवर हियर। सो जब आप टैनिंग की बात करते हो तो इसमें आपका जो स्किन रहता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सन के लाइट्स के साथ आता है।
तो इसकी वजह से जो आपकी स्किन में जो मेलानोसाइट्स होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो आपकी स्किन में मेलेनिन या फिर जो आपकी स्किन को कलर देता है उस पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। मेलेनिन इज द कलर, यस, व्हिच वी हैव। सो जब भी आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर आपकी स्किन पे सन एक्सपोजर होने लगता है तो आपके मेलानोसाइट्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। एंड मेलेनिन बहुत सारा सिक्रीट करने लगते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत देर तक अगर आप सन में रहोगे, जो आपका पार्ट जो सन में एक्सपोज रहेगा, जो कवर्ड नहीं है, वो डार्क दिखने लगेगा या पिगमेंटेड काला हो दिखने जाता है, लगता एकदम है। निशान पड़ जाता है ऐसे ये पूरा। आपकी जो स्किन रहती है आपको बचाने की कोशिश करती है सन बर्न से, ताकि आपकी स्किन जले ना, इसलिए यस। तो तभी मेलेनिन जो रहता है वो काफी ज्यादा सिक्रीट हो जाता है आपकी स्किन को एकदम प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, तो मतलब मेलेनिन इन अ वे प्रोटेक्ट्स आवर स्किन, हमारी स्किन को Definitely. बचाता है। अरे तो Yes. अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। सो अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे तो उनके जो स्किन में मेलेनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं। हाँ। बट हम इंडियंस में ऑलरेडी मेलेनिन का पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारी स्किन टाइप भी 4 to 5 है। अगर आप फॉरेनर्स का स्किन टाइप लोगे तो 1 या 2 होता है, जिसमें मेलेनिन बहुत कम होता है। सो यूजुअली फॉरेनर्स को अगर आप नोटिस करोगे, जब वो सन एक्सपोजर में रहते हैं, टैन होने के लिए आते हैं, टैन बाथ जिसे हम कहते हैं, वो लाल हो जाते हैं। हाँ, राइट। दे बिकम रेड बिकॉज उनकी स्किन में बर्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ओके। एंड बिकॉज ऑफ विच फॉरेनर स्किन रहती है, स्पेशली यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन साइड में, यहाँ पे स्किन कैंसर इज वेरी कॉमन। ओह, अच्छा। बट वी इंडियंस वी जस्ट गॉट लकी कि हमें ये जो स्किन कैंसर बहुत जो कॉमन है फॉरेनर्स में, दैट इज नॉट दैट कॉमन इन इंडियन स्किन टाइप, थैंक्स टू मेलेनिन फॉर दैट। थैंक्स टू मेलेनिन। और जो हमारा रंग रूप इंडियंस का है, जिससे हमें कभी कभी लगता है अरे गोरे हो जाओ, नहीं, ये बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डेफिनेटली। एंड अच्छा, तो एक ये सवाल पूछूंगी, शौक में हुआ जाते हैं तो इंडियंस भी हम लोग शुरू हो जाते हैं टैन लेने के लिए थोड़ा सा, तो क्या हमें करना चाहिए कि नहीं? क्या हमें ये करने से जो है हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, तो फिर हम ना करें आगे से? जैसे कि अगर आप इंडियंस को टैनिंग के लिए बोलोगे, इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जो इंडियन का क्लाइमेट है ऑलरेडी यहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत सारी एरियाज में सन एक्सपोजर काफ़ी सफिशेंट अमाउंट में है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप जाकर सन बाथ लीजिए। करेक्ट। प्लस आपकी बॉडी को ऑलरेडी बहुत सारा मेलेनिन है, सो आपकी स्किन पे टैनिंग या पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, मतलब डेफिनेटली। बट हाइपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग, ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा। टैनिंग, जैसे आप सन एक्सपोजर कम कर दोगे, टैन आपका कम हो सकता है, बट हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। ओके। सो बट आई एम ग्लैड टू नो कि ट्रीटमेंट है इस चीज़ का। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इट्स अ लिटिल पर्सनल, आई वांट टू आस्क कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उसके बाद, अक्सर डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी स्किन जो है वो कई बार पिगमेंटेड हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन दिखने लगता है, स्पेशली इन दीज एरियाज, दाग से आने लगते हैं। इनफैक्ट मेरे हैं, अभी थोड़े हैं, सो आई गेट देम फुली ट्रीटेड, तो वो होने लगता है। सो हाउ कम हाइपर पिगमेंटेशन इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी? जब आप प्रेग्नेंट रहते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे गुड हार्मोन्स भी आते हैं, बिकॉज आप एक लाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, आपका बॉडी इज प्रिपेयरिंग टू सपोर्ट अ लाइफ। यस। सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत सारे हार्मोन्स का स्पाइक हो जाता है। अच्छा। अब ये जो हार्मोन्स रहते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फेस पे पिगमेंटेशन कॉज करने के लिए। अच्छा, ओके। सो प्रेगनेंसी के दौरान जो पिगमेंटेशन आता है उसे हम अपने मेडिकल टर्म में क्लोएस्मा कहते हैं, जो आपके पास हार्मोनल स्पाइक के कारण आता है, और यही शुरुआत हो जाती है आपको झाइयाँ की। हाँ, तो ये बाद में भी रहता है लेकिन जाता नहीं है फिर? कई बार ऐसा होता है कि ये जो मेलास्मा या झाइयाँ जो आप बोल रहे हो, किसी केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि कई बार आता है बट ऑटोमेटिकली खुद से कम हो जाता है। बट कई बार ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक बटरफ्लाई की तरह पूरे आपके चीक्स में, नोज पे, ये जगह स्पेशली। डेफिनेटली। तो ये यहाँ पूरी आपके फेस पे स्प्रेड हो सकता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डर्मैट को विजिट कीजिए, या फिर उनकी सलाह के अकॉर्डिंगली आपका जो भी ट्रीटमेंट रहता है उसको स्टार्ट कीजिए। सो व्हाट हैपेंस इज कि हम बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल हमें अपनी केयर का टाइम नहीं मिलता। दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो। एंड मतलब 3 महीने तो कैसे निकले मैं क्या बताऊँ आपको, ना रात की नींद होती है ना दिन को चैन होता है बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन बोलूँगी प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्योर स्किन ऐप इज़ देयर, सो यू कैन जस्ट क्लिक योर पिक्चर, सेंड इट, और आपको आपका जो भी आप बता सकते हो, अगर आप फीड वगैरह कर रहे हो बेबी को, तो जो भी किट है अकॉर्डिंगली पहुँच जाएगा। एंड आई थिंक क्योर स्किन में मंथली चेकअप्स होते हैं, एम आई राइट? डेफिनेटली। अगर आप क्योर स्किन का ऐप में अगर देखोगे, देन जैसे आपका जो भी आपका
कंसर्न रहता है रिगार्डिंग योर स्किन, आप एवरी मंथ आपको डॉक्टर्स जो रहते हैं फॉलो अप रहते हैं आपके साथ, ताकि आपका स्किन केयर जर्नी वो समझ सके कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं सूट कर रहा है. एंड इफ़ यू आर लैक्टेटिंग, मतलब आप अगर अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, देन प्लीज़ ये मेंशन ज़रूर कीजिएगा. डेफिनेटली उसमें ऑलरेडी आप क्योर स्किन में ये सारी ही इन्फॉर्मेशन जो रहती है और ऑटोमेटिकली आपसे पूछा जाता है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपके जो प्रोडक्ट सेफ हों वही आपको रिकमेंड किए जाएँ. करेक्ट, दैट्स वेरी नाइस. ओके, सो डॉक्टर रोशनी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि किसी को 10-15 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली पिगमेंटेशन हुआ, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सब बोलने लगते हैं ना, अब मान लो ठीक है, चलो मेरी स्किन ऐसी है, मेकअप लगा लो, छुपा लो, ये सब कर लिया. बट सडनली शी बिकेम अवेयर कि अब मुझे ट्रीट कराना चाहिए, आजकल बहुत ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. तो अगर वो 10-15 साल के गैप के बाद ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी पिगमेंटेशन में कुछ? अगर भले आपका पिगमेंटेशन 10-15 साल क्यों ना पुराना हो, बट अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको उसे कम करना है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर स्किन केयर जर्नी, डेफिनेटली आप उस पिगमेंटेशन को कम कर सकते हो. नॉट 100% नहीं है कि वो पूरा क्योर हो जाएगा, बट जो आज आपको समझ लीजिए ना 90% भी दिख रहा है, उसको हम 70-80% डेफिनेटली कम कर सकते हैं. सो अगर आप 10-15 साल पुराना पिगमेंटेशन का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली उसको आप कम कर सकते हो. एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द लेडीज़. तो अगर आप जागरूक नहीं हुए हो अभी तक, तो जागरूक हो जाओ, क्योंकि हम लेडीज़ की आदत होती है ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच वी शुड नॉट. अगर हो सकता है देन व्हाई नॉट, वी आर वर्थ इट. अच्छा, सो अगेन आई वांट टू आस्क अबाउट दिस हमारी होम रेमेडीज़ जो होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है. जैसे मोस्टली झाइयों में तो बोलते हैं ना, आलू का रस निकाल के लगा लो, एंड बेसन तो हमारा बहुत फेवरेट है, हमेशा हम हर चीज़ में फेस पे बेसन लगाते हैं, दही लगाते हैं. तो ये लगाने से क्या हमारा हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ, दाग धब्बे सब ठीक हो जाएंगे? कितना हद तक होंगे? नहीं तो जैसे कि अगर आप ये कोई भी घरेलू चीज़ है, जो आप आलू बता रहे हो, बेसन के बारे में बता रहे हो, अब इन सारी ही चीज़ों का जो पार्टिकल साइज़ होता है, ये आपके स्किन के पेनिट्रेशन से काफ़ी बड़ा होता है. अच्छा, तो ये अगर आप लगा भी रहे हो तो ये बस ऊपर ऊपर है, पिगमेंटेशन तो काफ़ी नीचे है. बात आप इतना डीप कर रहे हो, बट ऊपर लगाओगे तो कहाँ से क्योर होगा? अच्छा, मतलब तभी जब हम आलू वगैरह का रस लगाते हैं तो इमीडिएटली उस टाइम तो दही भी लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ दही, तो फर्क लगता है, बड़ा अच्छा साफ लगता है, साफ बट नॉट लाइक डीपली जो दाग हैं या स्पॉट्स हैं छोटे छोटे यहाँ पे, वो नहीं जाते हैं. डेफिनेटली. जैसे कि जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं, तो पिगमेंटेशन में भी ना वैरायटीज होती हैं, एंड पिगमेंटेशन का जो कलर है वो डिसाइड करता है कि आपका पिगमेंटेशन कितना डीप है, कितना गहरा है. कितना गहरा है. जैसे कि अगर आप देखोगे, कई बार आपका पिगमेंटेशन हल्का सा ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउनिश शेड दिखता है. तो अगर आपका पिगमेंटेशन ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, मतलब आपका जो पिगमेंट है वो आपके स्किन की ऊपरी परत, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, बस वहीं तक है. अच्छा. अब उस तक जो रहते हैं आपके आलू के रस, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं दही वगैरह, उसके ऊपर वाले लेयर तक वो काम करेगा. अच्छा. तो आप जब लगाते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार साफ लग रहा है, सुंदर लग रहा है, फ्रेश लग रहा है. बट जैसे कि हम बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन जो काफ़ी गहरे होते हैं, जैसे कि आपने झाइयों के बारे में बात की, मेलास्मा की बात की, फ्रेकल्स की बात की, ये आपके काफ़ी नीचे लेयर में रहते हैं स्किन के, जिसे हम कहते हैं डर्मिस. तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, तो आपका पिगमेंटेशन कहाँ से कम होगा? तो मतलब लगा सकते हैं हम, लेकिन दिल खुश करने के लिए लगा सकते हैं, डीपली एकदम ट्रीट हो जाएगा ये सोच के नहीं कि चलो ठीक है, टाइम है हमारे पास, लगा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से अच्छा होने के लिए. ये है ना, बट मना नहीं है, सच मना नहीं है ना, मना नहीं है, बट आप सैटिस्फैक्ट्री जो आपको रिजल्ट चाहिए वो तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे. ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं? जैसे कि अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट की बात करते हो, बहुत सारे आजकल सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं. उनमें से जैसे कि विटामिन सी सीरम हो गया है, साथ ही साथ में कोजिक एसिड, नियासिनामाइड सीरम, अल्फा आर्ब्यूटिन. आई वांट टू स्पीक अबाउट दिस वंस यू आर डन. प्लीज गो अहेड. सो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एजिलिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिगमेंटेशन को कम कर सकती हैं. बट इनमें से जो पॉपुलर अभी मार्केट में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, विटामिन सी सीरम. Yes, please tell me about vitamin C. You know what? I was searching for this vitamin C serum, और जब मैंने ऑनलाइन खरीदने के लिए खोला तो बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट निकल आई. ये विटामिन सी सिरम, मैंने कहा ये कौन सा खरीदें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है. एंड नाइसिनामाइड, ये दो वर्ड्स तो आजकल मतलब जिनको नहीं भी नॉलेज है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, उनके भी जबान पे एकदम चढ़ चुके हैं. हर प्रोडक्ट में बोलते हैं ये है क्या, कौन सा खरीदें. मतलब यू विल नॉट बिलीव, आई गॉट सच अ लॉन्ग लिस्ट कि मैं एकदम कंफ्यूज हो गई. ये लगाऊं, वो लगाऊं, फिर सोचा नींबू ही पी लिया करूं क्या रोज़.
सो आई वाज सो कंफ्यूज्ड. सो प्लीज़ इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए. रोशनी जी, आप इस पे रोशनी डालिए. जैसे कि लता जी, आप जब बात कर रहे हो विटामिन सी सीरम, बहुत बार ऐसा होता है कि हर किसी को लगता है कि पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है. विटामिन सी सीरम बहुत सारा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वाईटी पे Yes. बहुत सारे वीडियोस आते हैं. रैंडमली लोग विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. करेक्ट. अब ये जो विटामिन सी सीरम है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म विटामिन सी सीरम का आपकी स्किन के लिए इफेक्टिव रहता है. अच्छा, ऐसा भी ये फॉर्म भी होते हैं इनके. डिफरेंट See? फॉर्मुलेशंस होते I हैं. don't know about जैसे कि this. जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म होता है. बिकॉज विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कॉम्पोनेंट है. थोड़ा सा भी अगर उसको हवा या फिर एयर लग जाती है, वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा. अच्छा. तो जो उसको आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना चाहिए, वो आपको नेगेटिव देगा अगर आप सही विटामिन सी सीरम नहीं चूज करोगे. ओह माय गुडनेस. सो कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्म्यूलेशन, ये सारी जो चीज़ें रहती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्रोडक्ट के लिए जब आप उसको यूज़ करना चाहते हो. तो मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट का रिकमेंडेड ही यूज करें. दिस इज व्हाट आई Definitely. गेट फ्रॉम दिस. जो भी आप, अगर आप ऐसे कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने स्किन केयर में यूज़ करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप ये अपने डर्मैट के साथ, अपने डॉक्टर के साथ एक बार बात करके, या फिर क्योर स्किन का ऐप में भी आपको जब सजेस्ट किया जाएगा, तो अंडर द गाइडलाइंस आपको सजेस्ट किया जाएगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपके स्किन को सूटेबल है और कौन सा इंग्रेडिएंट कितने कॉन्सेंट्रेशन में आपको यूज़ करना है. ओके ओके. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very मतलब वही important. मैंने सोचा, इतनी लंबी लिस्ट में कौन डिसाइड करेगा. फिर यूजुअली हमारी मेंटालिटी कई बार हमारी हिंदुस्तानियों की होती है, सस्ता वाला ले लो. सस्ता वाला. तो सस्ते वाले के चक्कर में स्किन खराब भी हो सकती है. डेफिनेटली खराब हो So we should सकती be है. very very careful. अच्छा, and what about these fairness creams? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहली चीज़, ये आज से नहीं देख रही हूँ मैं, ये मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ. मेरे कज़न्स के बीच में, हम लोग के बीच में, जब क्या होता था, जैसे थोड़े से दाग धब्बे आने शुरू हुए, अरे गोरे होने वाली क्रीम लगा लो. अच्छा, कई बार तो असर दिखने भी लगता था, कभी कभी किसी को नहीं भी दिखता था. तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि ये फेयरनेस क्रीम लगाएं नहीं लगाएं, कौन सी लगाएं. सो जब हम फेयरनेस क्रीम्स के बारे में बात करते हैं, सो यूजुअली इंडिया में मैंने बहुत सारे हमारे पेशेंट्स देखे हैं जो इतना ज़्यादा फेयरनेस क्रीम का अब्यूज़ करने लगते हैं, मतलब इनडेफिनेट पीरियड लगाने लगते हैं. हाँ, मतलब पिगमेंटेशन डेफिनेटली आपका कुछ दिन के लिए कम होगा. यस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माय कजिन्स एंड वी यूज्ड टू डू दैट. हम लगाने लगते थे, बस बिना पूछे ले ली, खरीद ली और लगा ली. तो जैसे कि आप, अगर बहुत सारी फेयरनेस क्रीम्स में स्टेरॉइड होता है, जो आपको जो इंस्टेंट क्विक फिक्स देता है, दैट इज़ नथिंग बट स्टेरॉइड. ओह माय गुडनेस. एंड लोगों को यही नहीं पता है कि स्टेरॉइड किस में है, स्टेरॉइड को क्या कहते हैं, स्टेरॉइड पहचाना कैसे जाए कि इसमें है. माय गॉड. ओके. एंड इसमें सबसे मेन जो कल्प्रिट हैं वो होते हैं केमिस्ट. अच्छा. हाँ. अगर आप जाओगे रैंडमली, चलिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, आपको पिगमेंटेशन है, आप गए फार्मेसी की दुकान पे गए एंड केमिस्ट भैया ने बोला कि मैडम जी ये क्रीम लगा लीजिए. कई बार ऐसे होते हैं, मेरे सारे पेशेंट्स को केमिस्ट ही ऑटोमेटिकली प्रिस्क्राइब कर देती कि आप फेयरनेस क्रीम लगाइए जिसमें स्टेरॉइड होता है. एंड पेशेंट उसे इतना विगरसली, इतने लंबे समय के लिए लगाते हैं कि आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है. थोड़े दिन के लिए वेरी रिलीफ. कॉमन, ये बहुत कॉमन है. हम इंडियंस में एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन. Very हम common. जाके एकदम ले लेते हैं दवा ऐसे जाके. आई गेस इंडियंस को मतलब फेयरनेस के लिए, चलिए आपका एक नज़रिया है कि हमें स्किन फेयर चाहिए, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन हेल्दी होना ज़रूरी है, ना कि फेयर. एब्सोल्युटली राइट. सो जो ये फेयरनेस क्रीम्स होती हैं, इसमें इतना ज़्यादा स्टेरॉइड होता है कि इनिशियली थोड़े दिन आपका पिगमेंटेशन कम भी होगा, आप खुश रहोगे कि यार पिगमेंटेशन चला गया, एकदम मैं गोरा चिट्टा दिख रहा हूँ. बट जैसे आप उसे स्टॉप करोगे, आपका जो स्किन रहता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है. आपकी स्किन पतली होने लगती है, फोड़े आने लगेंगे, बाल उगना शुरू हो जाएगा. आप थोड़ा भी धूप में जाओगे, आपकी स्किन जलने लगेगी. इट डैमेजेस इतना ज़्यादा कि उसे रिकवर करना हम डॉक्टर्स के लिए भी एज ए डर्मैट इट बिकम्स डिफिकल्ट. अच्छा, तो मतलब स्टेरॉइड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन स्किन एट ऑल. ऐसा नहीं है. जैसे कि स्टेरॉइड से आप डरिए मत, बट एक मेजर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि स्टेरॉइड जो रहती है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है. जो आपके डर्मेट्स या आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको अपने गाइडलाइंस, अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर रख के आपको स्टेरॉइड बोलेंगे कि कितने दिन तक लगाना है, कब बंद करना है. अच्छा. एंड ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड्स खराब चीज़ होती हैं. स्टेरॉइड्स बहुत सारी स्किन डिसीजेस को ठीक करने के लिए ज़रूर उपयोगी होती है. अच्छा, अगेन अ न्यूज़ टू मी. मुझे लगता था स्टेरॉइड मतलब नहीं, बस खत्म लाइफ, अब इसके आगे कोई इलाज नहीं है, बहुत हार्मफुल है. ऐसा कई बार होता है कि हमारे जो पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं एंड जैसे उनको हम कहते हैं कि ये स्टेरॉइड है, हल्का सा आप लगाइए, डर जाते हैं. डर जाता है. मैं खुद डरती हूँ. डेफिनेटली डर जाते हैं कि नहीं मैम ये स्टेरॉइड हम नहीं लगाएंगे. पर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जो स्टेरॉइड है ये आपके स्किन के, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गए, कुछ बहुत ज़्यादा रैश अगर आ जाता है तो स्टेरॉइड बहुत अच्छे से कम कर देता है. बट लोग क्या करते हैं, फेयरनेस के चक्कर में उसको इतने कॉन्स्टेंटली लंबे समय के लिए लगा लेते हैं गोरा होने के चक्कर में,
कि आपका तब स्किन जो रहती है, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये स्टेरॉइड, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेरॉइड एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ, क्या है? Right. ये जो स्टेरॉइड होता है, ये होता है आपके इम्यूनिटी को, लोकल जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स रहता है उसको सप्रेस करता है। अच्छा। अब ये स्टेरॉइड बेसिकली हार्मोन्स ही है, जैसे कि आपके बॉडी में मैंने पहले भी बताया था कि आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो यही हार्मोन्स जो होता है, ये स्टेरॉइड भी एक हार्मोन होता है जो आपके बॉडी में चला जाता है। तो अगर आप लोकल अप्लाई भी करोगे तो भी आपके बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एंड फिर ये आपके हार्मोन्स के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से बस आपका स्किन नहीं बट आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी किडनी, आपके बाकी के ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। ओह माय गॉड, जस्ट बी अवेयर कि अगर आप स्टेरॉइड वाली कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर की सलाह पे इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज आई थिंक उसकी मात्रा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। माय राइट? यस, आपका जो फ्रीक्वेंसी कितनी बार लगा रहे हो, कब तक लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये आपको हमेशा डॉक्टर्स ही बेस्ट रहेंगे टू गाइड यू। सेल्फ जो मेडिकेशन करते रहते हैं हम लोग, ये बिल्कुल नो है। स्किन के मामले में नहीं, जनरली भी बोलूँगी, प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत किया कीजिए, बहुत से नुकसान हो सकते हैं। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट ऑल द इंडियंस जो गोरा होना चाहते हैं, इस मेंटालिटी को हमें चेंज करना ही होगा। स्किन हेल्दी रहनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो थोड़ी सांवली स्किन है ना, उसके भी जैसा कि डॉक्टर ने बताया मेलेनिन है ज़्यादा, बहुत फ़ायदे होते हैं। सो लेट्स बी प्राउड ऑफ आवर स्किन कलर। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर, तो आप मुझे 3 वो चीज़ें सजेस्ट कीजिए, हमारे व्यूअर्स को भी सजेस्ट कीजिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी अगर हमें हाइपर पिगमेंटेशन है तो। सो अगर आप 3 टॉप थिंग्स पूछोगे मुझसे, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, नंबर 1 थिंग, आप डोंट फॉल फॉर द क्लेम ऑफ फेयरनेस क्रीम। ओके। सेकंड, नेवर फॉरगेट योर सनस्क्रीन। यस। थर्ड, ऑलवेज गेट दी हेल्प आपके डॉक्टर्स की या डर्मैट्स की, एंड देन फॉलो एनी काइंड ऑफ स्किन केयर रेजीम। 3 थिंग्स, डेफिनेटली आपका पिगमेंटेशन जो रहेगा वो कम रहेगा। ओके, सबसे पहली बात हो गई फेयरनेस क्रीम्स के लिए हमें नहीं उनके जाल में फंसना है, एंड दूसरी होगी हमारी सनस्क्रीन, एंड तीसरा हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। डेफिनेटली। एंड नाउ बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट सनस्क्रीन, सो आई वांटेड टू आस्क कि अगेन सनस्क्रीन भी बहुत तरीके की अवेलेबल है आजकल मार्केट में, तो कौन सी सनस्क्रीन हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए अच्छी रहेगी, या कैसे, मतलब कौन सी यूज़ करें? जब आप सनस्क्रीन को चूज़, कौन सी सनस्क्रीन आपके स्किन के लिए सूटेबल रहेगी, आई गेस एनीथिंग SPF 30 एंड अबव इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू आपको 99% प्रोटेक्शन। सो अगर आप SPF 50 भी ले लीजिए, 55 भी लीजिए, हार्डली 0.5 या 0.3% का डिफरेंस होता है इन द रेंज ऑफ प्रोटेक्शन। अच्छा, ओके ओके ओके। बट इंडियन स्किन टाइप के लिए SPF 30 के नीचे डेफिनेटली नो। तो अगर आप सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि 30 SPF हमारा इंडिया के लिए है, एंड रिपीटिंग आफ्टर 3 आवर्स, ये हम पहले भी बोल चुके हैं बात। एंड एनीथिंग इन द सनस्क्रीन क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए, या कौन सी कोई प्रोडक्ट ऐसा है या कुछ इंग्रेडिएंट ऐसा पड़ा है जो यूज़ करनी चाहिए? जो जैसे कि सनस्क्रीन में भी बहुत सारे टाइप्स की सनस्क्रीन हाँ, होती वही है। तो कन्फ्यूजन है। मेजरली अगर आप क्लासीफाई करोगे तो 2 टाइप की सनस्क्रीन हो जाती है, एक फिजिकल हो गई और एक केमिकल सनस्क्रीन। अच्छा। सो अगर आप नोटिस करोगे, कई बार होता है सनस्क्रीन जब आप लगाते हो, तो क्रिकेटर्स में अगर आपने नोटिस किया होगा, जब वो फील्ड पे आते हैं तो उनके फेस पे एक व्हाइटिश कलर का सफेद सफेद दिखता है। यस यस, यहाँ स्पेशली नोज एंड ऑल, या तो वो जो होता है वो होता है फिजिकल सनस्क्रीन, जो वो यूजुअली यूज़ करते हैं। अच्छा। सो बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन जो रहता है वो आपको जो अल्ट्रावायलेट A रेज रहते हैं और UVB रेज रहते हैं, इन दोनों से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। एंड जो केमिकल सनस्क्रीन होती है, वो जब आप लगाओगे तो आपके फेस पे जो रहता है वाइटिश कास्ट नहीं रहता है, बिकॉज वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड आपको अंदर से प्रोटेक्शन देती है। अच्छा तो अच्छा। अगर आप सनस्क्रीन चूज करना चाहते हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए, जो एक अंदर से भी प्रोटेक्ट कर रही है एंड जो फिजिकल सनस्क्रीन वो बाहर से भी प्रोटेक्ट कर रही है। बट आई वांट टू आस्क, हम वो वाइट वाली कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज यू नो, मतलब वी जस्ट कैन नॉट, उनको तो बहुत घंटे धूप में रहना पड़ता है क्रिकेटर्स को, बट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन नॉट यूज़ दैट। दैट्स व्हाई इसीलिए जो हाइब्रिड सनस्क्रीन या फिर जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ सनस्क्रीन होती है, इसे आपको यूज करना है। हाइब्रिड सनस्क्रीन्स बोलते हैं उनको। ओह, दैट्स अ न्यू नेम आई एम इंट्रोड्यूस्ड टू। ओके, ये भी है। यस, दैट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन जिसमें दोनों ही सनस्क्रीन होती है, केमिकल और फिजिकल। तो इससे आपके जो फेस पे वाइटिश कास्ट आता है वो नहीं आएगा। एंड सेम थिंग, जैसे कि बहुत सारे लोग मेकअप डेली बेसिस पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, कमिंग टू दैट कि यस, मेकअप का भी पूछते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या करें? जैसे कि अगर आप मेकअप की बात करते हो, अगर आपको मेकअप डेली यूज करना ही है, हाँ, लाइक मी, यस,
जैसे कि कई प्रोफेशन में आपको ऑब्वियसली यू yes. नीड मेकअप, सो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप मेकअप लगाना चाहते हो तो आपका जो स्किन केयर है आप डेफिनेटली उसे फॉलो कीजिए. एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. Yeah. जैसे कि अगर कई बार सनस्क्रीन में सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन आपके मेकअप के लिए एक प्राइमर का काम करेगा. Okay. सो यू कैन अप्लाई अ सनस्क्रीन एज अ प्राइमर एंड उसके ऊपर आपका मेकअप इजीली जो रहता है अच्छे से स्प्रेड होकर Flawless रहेगा. एकदम वो हो जाएगा. डेफिनेटली. सो अगर आप मेकअप लगा रहे हो देन डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन को भी यूज़ कीजिए एंड देन यू कैन फॉलो योर मेकअप. एंड मेक श्योर कीजिए अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं चाहिए तो डबल क्लेंजिंग इज़ अ रूल. तो आपको Double अच्छे से मेकअप जो है वो भी रिमूव करना है. साथ ही साथ में जो सिलिकॉन सनस्क्रीन होती है आपके पोर्स को काफ़ी ब्लॉक कर देती दिस है. इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क कि सिलिकॉन को लेके ये कंट्रोवर्सी है कि कोई कहते हैं कि पोर्स ब्लॉक कर देता है, बट नाउ यू आर सेइंग कि यू कैन यूज इट. सो द थिंग इज जो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन होती है, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है बट आपकी स्किन बहुत ऑयली है, हाँ. प्लस जब आप मेकअप लगाते हो तो कई बार होता है कि स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो आपका मेकअप जो रहता है वो ब्रेकआउट हो सकता है या अच्छा. केकी हो सकता है. सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो सनस्क्रीन में सिलिकॉन होता है वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा, आपके फेस पे ऑयल सिक्रीशन कम हो जाएगा, प्लस आपका मेकअप लंबे समय के लिए रहेगा. अच्छा, तो सिलिकॉन वाली सनस्क्रीन तब हम लगा सकते हैं अगर ऐसे डेफिनेटली चाहिए लगा तो. सकते Okay. हो. एंड मेक श्योर करना है कि आप अपने स्किन केयर को जो आप क्लेंजिंग करते हो उसे अच्छे से कीजिए. पहले माइसलर वाटर से अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से डीप क्लेंजिंग कीजिए विद फेस वॉश. Okay. So all I want to say is this is what I've understood. If I'm right, tell me कि हम सनस्क्रीन सिलिकॉन वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मेकअप रिमूव अच्छे से करना है या स्किन को क्लीन अच्छे से करना है. इवन इफ यू आर जस्ट यूजिंग द सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन, कई बार उससे भी थोड़ा स्मूथ सा, आई थिंक सिलिकॉन एक स्मूथनेस दे देता है, हमारे पोर्स को बंद कर देता है, तो वो इफेक्ट देता है. तो प्लीज़ क्लीन स्किन को बहुत अच्छे से कीजिए. एम आई राइट? डेफिनेटली यस. आपको स्किन को अच्छे से डीप क्लेंजिंग ज़रूरी है, बिकॉज रात में जब आप सोने जाते हो तब आपकी स्किन जो रहती है रिपेयर मोड में आ जाती है कि अब सब कुछ ठीक करना है. सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो भी आपके स्किन पे डर्ट होता है, इतना सारा जो भी केमिकल या सनस्क्रीन मेकअप हो गया, वो सब अच्छे से निकालोगे तभी तो आपकी स्किन जो रहती है वो ब्रीथ कर पाएगी, सांस ले पाएगी. तो ऑटोमेटिकली तभी जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो रिपेयर होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वांट टू शेयर कि हम शूट करते थे जब सीरियल्स की एंड ऑल, कभी कभी 3-4 बजे नॉन स्टॉप. आई हैव वर्क फॉर 20 आवर्स ऑल्सो नॉन स्टॉप, और उसके बाद भी जब घर जाते थे तो आई यूज टू थरली रिमूव माई मेकअप, क्लीन माई स्किन एंड ओनली देन स्लीप. तो प्लीज़ अगर आप पार्टीज वगैरह से लेट नाइट आ रहे हो तो इसमें आलस बिल्कुल मत कीजिएगा. डेफिनेटली यू शुड नेवर फॉरगेट टू डू द नाइट स्किन केयर. ओके, सो जस्ट टेल मी वन थिंग कि कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं हाइपर पिगमेंटेशन होने के? सी, अगर हम एज स्पेसिफिक की होकर बात करते हैं कि कौन से एज में पिगमेंटेशन काफ़ी कॉमन होगा, सो यूजुअली अगर जैसे आप जब प्यूबर्टी हिट करते हो, सो यूजुअली एट द एज ऑफ 15 to 18 ईयर्स, दैट इज़ द टाइम जब आपकी स्किन में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो जाते हैं. एंड जब हम अपने टीनेजर ईयर्स में होते हैं, सो दैट इज़ द टाइम जब यू वांट टू लुक योर बेस्ट, यू वांट टू फील योर बेस्ट, एंड स्किन केयर की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है. राइट. सो यहाँ से आपका जो पिगमेंटेशन का शुरुआत होती है, दैट इज द एज वेयर इट कैन स्टार्ट. अच्छा, दिखती नहीं है लेकिन उस टाइम तो खाली पिंपल्स एक्ने दिखते हैं. पिंपल्स एक्ने दिखते रहते हैं, बट यहाँ पे शुरुआत होना शुरू हो जाती है. सो यहाँ से शुरू हो सकता है एंड इट कैन गो बियॉन्ड 50s 60s. देयर इज नो एज लिमिटेशन की पिगमेंटेशन कौन से स्पेसिफिक एज में होता है, बट डेफिनेटली आपके मिड 20s के बाद पिगमेंटेशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक अच्छा स्किन केयर नहीं फॉलो करोगे. So good skincare routine is recommended from early ages. मतलब Definitely. आप अपने प्यूबर्टी जब हिट करें उसके बाद ही. आई जस्ट वांट दिस नॉलेज ताकि मैं अपने बेटे को सही गाइड कर पाऊँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि कई बार आजकल आई सी लॉट ऑफ माई पेशेंट्स जो अपने जैसे उनके बच्चे छोटे हैं लाइक 3 या 4 ईयर्स, एंड दे आर वेरी कंसर्न कि मेरा बच्चा जो है उसको पिगमेंटेशन ना हो, टैन ना हो जाए. सो इवन 2 साल के ऊपर वाले बच्चे भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं. हाँ, मैंने देखी है एक्चुअली बेबी बच्चों की सनस्क्रीन, एंड माय सन आल्सो इज इनटू क्रिकेट, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या मैं उसको सनस्क्रीन लगाऊं कि नहीं. सो प्लीज सजेस्ट मी टुडे, आई विल गेट माय आंसर. जैसे कि बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 2 years एंड अबव हो तभी आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, एंड स्पेसिफिकली बस फिजिकल सनस्क्रीन. आप केमिकल सनस्क्रीन को तब अवॉइड कीजिए. Physical sunscreen, okay, is one thing which I'm going to buy for him because he plays cricket so long hours, he's in sun. Okay. You can definitely go ahead with physical sunscreen. केमिकल को बस अवॉइड कीजिए यंग एज पे. Okay. So myths versus facts. 4 questions for Dr. रोशनी. शुरू करें? Definitely. Okay, so my first question is, अगर मैं सूरज की रोशनी में नहीं निकलूं तो मुझे पिगमेंटेशन नहीं होगा? इट्स अ मिथ. अगर आप घर पे भी हो
देन आप नोटिस करोगे कि आप इतने सारे लाइट्स के अंडर रहते हो. सो नाउ ये जो लाइट है एट द एंड उसमें से भी रेडिएशंस आपके स्किन को टच कर ही रहे हैं. सो इससे हम कहते हैं विजिबल लाइट, जिसकी वजह से भी आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन डेफिनेटली हो सकता है. प्लस अगर आप दिन के टाइम अपने घर पे रहते हो तो आप नोटिस करोगे तो घर थोड़ी अंधेरा हो जाता है. करेक्ट. आपके जो भी आपके विंडोज़ रहती हैं वहाँ से तो आपका सनलाइट पेनिट्रेट करता ही है. स्पेशली जो आपका UVA रेज होता है ये आपके विंडोज़ को पेनिट्रेट कर लेता है. अच्छा. सो इसकी वजह से भी आपका जो स्किन रहता है उस पर पिगमेंटेशन डेफिनेटली पाया जाता है. प्लस लेट मी टेल यू, हम कुकिंग करते रहते हैं. कई बार क्वेश्चन आया कि मैम हम कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग से मुझे पिगमेंटेशन होगा. सो इवन जो आपकी जो गैस का जो फ्लेम्स होते हैं दे कैन लीड टू पिगमेंटेशन. ओह माय गॉड. यस, इसमें जो इंफ्रारेड रेज होते हैं इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज, जो आपके कुकिंग फ्लेम से आते हैं, इससे भी आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो सकता है. सो डेफिनेटली यस, अगर आप घर पे भी हो वेयर योर सनस्क्रीन बिकॉज पिगमेंटेशन वोंट स्पेयर यू. मतलब उठते ही ना के सबसे पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए. ये काम बस अब कल से थोड़ा लेट लगाती थी जो, वो मैं छोड़ के पहले ही लगा लिया करूँगी. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार पिगमेंटेशन गया तो ये वापस नहीं आता. अगेन अ मिथ, बिकॉज पिगमेंटेशन जो रहता है आप इसे कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बट अगर आप उसका जो स्किन केयर है उसे आप छोड़ दोगे, जैसे कि आपका पिगमेंटेशन कम हो गया, चला गया, आपने सनस्क्रीन लगाना ही छोड़ दिया है, डेफिनेटली आपका पिगमेंटेशन वापस आ सकता है. या ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक हुआ तो छोड़ दिया बीच में, वो कर देते हैं, होता अगर है आप हम बीच लोग में से. छोड़ दोगे डेफिनेटली वो रिलैप्स होगा, वो वापस आएगा. सो इट्स अ मिथ. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरी मम्मी को झाइयाँ हैं तो मुझे होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मिथ और फैक्ट? वेल इट्स अ फैक्ट, बिकॉज जो ये मेलास्मा या फिर जो पिगमेंटेशन होता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट है आपके मॉम या डैड के साइड से, देन डेफिनेटली देयर आर हायर चांसेस कि आपको भी ये पिगमेंटेशन ईजिली डेवलप हो सकता है. सो इट्स अ फैक्ट. ओके, सो वी शुड टेक केयर. यस. अच्छा, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, पिगमेंटेशन हटाने के लिए स्किन को हफ्ते में एक बार स्क्रब करना ज़रूरी है? वेल ये थोड़ा डिबेटेबल है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि स्क्रबिंग इज़ गुड, जो एक्सफोलिएशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है. बट जैसे कि आपने 7 डेज़ का जो ये ड्यूरेशन है ये क्वेश्चनेबल मार्क है. कई बार जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कोई भी एक्सफोलिएशन का चूज़ कर लीजिए 20% है तो आप हफ्ते में एक बार करोगे तो ठीक है. बट अगर आप कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो जैसे कि 30%, देन आपको 15 डेज़ में एक बार करना है, या फिर आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली करना है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन स्टिक टू 20 डेज़ में एक बार. अच्छा, अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो. ओके ओके, सो दीज वर माय 4 मिथ्स एंड फैक्ट्स. आई होप आप लोगों को भी सबको इन क्वेश्चंस के, आपके जो भी हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयों को, डार्क स्पॉट्स को लेके जो मन में क्वेश्चंस होंगे सबके जवाब मिल गए होंगे. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रोशनी, हमें ये ऑनेस्ट नॉलेज देने के लिए, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत बदल चुका है. मैं खुद इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ, मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, चाहे वो स्किन केयर हो चाहे वो मेकअप हो, समझ में नहीं आता क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें. सो वन लास्ट थिंग बिफोर यू लीव, क्या एडवाइस दोगे आप अपने, चाहे हाइपर पिगमेंटेशन है या नहीं है या किसी भी एज ग्रुप में है, स्किन केयर को लेके? सो अगर हम स्किन केयर की बात करते हैं, सो एक प्रॉपर एडवाइस अगर मैं देना चाहती हूँ कि ब्लाइंडली कोई भी चीज़ों को फॉलो मत कीजिए. आजकल बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग सीन्स हो जाते हैं एंड लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली. आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स के टच में आइए. अगर आपको कोई स्किन कंसर्न है देन उसको एक मेडिकल डिसीज़ की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि जस्ट कि धब्बा है या फिर मुहासे हैं रैंडमली लगा लीजिए. हो गया मत कीजिए उसको. आप उसे डिटेल एनालिसिस करवाइए अपने डॉक्टर्स के थ्रू या फिर क्योर स्किन के ऐप के थ्रू, एंड देन यू फॉलो कोई भी रेजीम. सो ब्लाइंडली कोई भी ट्रेंड मत फॉलो कीजिए. डोंट फॉल फॉर ऑल दोस एंड डेफिनेटली गेट अ हेल्प ऑफ आपके मेडिकल एडवाइज़र या डॉक्टर्स, ताकि आपकी स्किन परफेक्ट रहे और ब्लेमिश फ्री रहे. ओके, सो विद डॉक्टर रोशनीज एडवाइस की ब्लाइंडली कुछ नहीं फॉलो करेंगे, वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच.